Hi guys, welcome back once again to your channel and basically today we are going to continue our chapter 4. Basically आपका chapter 4 है your रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट। तो हम हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज कवर करेंगे बिकॉज दिस लास्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट राइट। तो आज दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज़ योर MTP and the second one is sexually transmitted diseases that is your STDs. Clear? So let's begin with today's video. So सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास कि ये बेसिकली आपका मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज़ योर MTP क्या होता है। तो सबको पता है दैट MTP इज़ बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ योर फीटस राइट। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को हटा देना। तो टर्मिनेशन हियर स्टैंड्स फॉर रिमूवल। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप फीमेल है कोई जिसको आप जो है प्रेग्नेंट बट शी डोंट वांट टू कंसीव ए बेबी राइट नाउ सो शी कैन रिमूव राइट। तो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ योर scientific word which is nowadays used for terminology abortion right। तो हम जनरल टर्म में इसे abortion बोलते हैं। बेसिकली abortion में क्या होता है कि we remove the fetus from the mother's body right। तो यूजुअली क्या होता है कि हम मेडिकल टर्म में इसे MTP बोलते हैं दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बेसिकली क्या हुआ कि इस MTP को जब भी यूज़ किया गया है MTP को यूज़ किया गया था इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंस यूज़ किया गया था कि दो कंडीशंस के लिए इस MTP को बनाया गया। तो दो केसेस जो थे उनमें से एक पहला केस जो है वो ये डिसाइड करता है पहले केस में क्या है और दूसरे केस में क्या है, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो है MTP का वो ये डिटरमाइन करता है कि कहीं कोई मदर को इशू ना हो। ठीक है, कि मदर को कोई इशू ना हो। इस वजह से हम देखते हैं पहला कंडीशन कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है एंड शी मस्ट हैव डेंजरस थ्रेट, ठीक है, उसकी लाइफ पे कोई खतरा है तो हम इस अबॉर्शन को ले सकते हैं एज अ पार्ट। सेकेंडली हमारे पास दूसरा जो कंडीशन आता है वो चाइल्ड के ऊपर आता है। ठीक है, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके ऊपर हम इंक्लूड करते हैं। तो ये दो केसेस हैं जिसमें हम MTP यूज़ करते हैं। अब क्या है कि इसे हमने क्या किया कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया था, हमने इसे यूज़ करना शुरू किया पॉजिटिव सेंस में। पर अब इस चीज़ का हमने क्या है कि नेगेटिव यूसेज किए जाने लगा है। तो क्या हुआ कि हम इन दो कंडीशंस जब होती हैं तो इन दो कंडीशंस के लिए हम MTP यूज़ करते हैं। या तो मदर की लाइफ पर कोई खतरा होता है या तो बच्चा कोई की लाइफ को खतरा होता है, या फिर ये एक दो चाइल्ड के केस में एक स्पेशल कंडीशन ये हो सकती है कि उसे कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, यानी कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसे जब वो इस वर्ल्ड में आएगा इस इन्वायरमेंट उसके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है कि हम MTP यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने MTP को लीगल किया 1971 में। तो 1971 में जब MTP लीगल की गई थी तो उसके लिए कुछ क्या हुआ प्रोविजंस बना दिए गए, कुछ सर्टेन रूल्स बना दिए गए कि इन रूल्स को अगर कोई फॉलो करेगा तभी MTP लीगल है। अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, सर्टेन रूल्स वर देयर, तो उस चीज़ को MTP को क्या कंसीडर किया जाएगा, इलीगल किया जाएगा। पहला कंडीशन है MTP के लिए, MTP का जो पहला रूल है वो ये है कि मदर या चाइल्ड, मैंने अभी बताया कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो मदर या चाइल्ड दोनों में से किसी को एक को कोई थ्रेट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है वो है डॉक्टर जो है आपका फीमेल का या फिर कोई भी गायकोलॉजिस्ट, वो क्या है आपको लीगल पूरा रिटन इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका मदर या चाइल्ड में से किसके ऊपर थ्रेट है। इन दोनों में से जिसके भी ऊपर थ्रेट होगा वो चीज़ डॉक्टर को पूरी लिखनी पड़ेगी। मदर की पूरी हिस्ट्री, वुमेन की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए मेडिकल, और उस क्या इशू है कि उसे क्या मेडिसिन से नहीं क्योर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को पूरा लिखकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर मेडिकल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी फीमेल की। देन वो फीमेल जब उस मेडिकल हिस्ट्री को देखेगा डॉक्टर जो कि MTP करने के लिए जिसके पास बेसिकली वुमेन जाएगी, देन दैट MTP विल बी कंसीडर्ड एज लीगल। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं तो उस MTP को इलीगल समझा जाएगा।
राइट। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली नेगेटिव क्या यूज़ होने लगा है एमटीपी का, कि आपको पता है नाउ इवन वी आर इन 21st सेंचुरी, तो इस सेंचुरी में होने के बाद भी हमारे क्या है कि कहीं ना कहीं आज भी रूरल एरियाज़ में बॉय बर्थ की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी कोई वुमेन गर्ल चाइल्ड को कंसीव करती है तो वहाँ पर क्या है कि इस एमटीपी को इलीगल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पहली चीज़, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आजकल इस 21st सेंचुरी में सोनोग्राफी को यूज़ किया जाता था फॉर डिटेक्टिंग द डिजीज़ेज इन चाइल्ड। ठीक है, तो सोनोग्राफी को हम यूज़ करते थे चाइल्ड में डिटेक्ट करने के लिए कि चाइल्ड को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर कोई और इशू नहीं है। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी यूज़ की जाती थी। पर अब इस सोनोग्राफी का यूज़ नेगेटिव तरीके से किए जाने लगा है। किस लिए? जेंडर पता करने के लिए, किसका? फीटस का। ठीक है, तो जेंडर पता करने के लिए फीटस का इस सोनोग्राफी को यूज़ करने लगे हैं। हम सेंचुरी 21st में भले ही रह रहे हैं, पर आज भी रूरल एरियाज़ में बॉयज़ फीटस यानी कि बॉय की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, ड्यू टू द बिलीव्स एंड रिचुअल्स जो भी हैं उनकी वजह से। तो जब भी हमें कोई वुमेन गर्ल चाइल्ड कंसीव करती है तो इस सोनोग्राफी से उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है जेंडर। तब हम एमटीपी को एज अ इलीगल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि उस गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करवा देते हैं। तो इस वजह से इस अबॉर्शन से बेसिकली क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में गर्ल चाइल्ड की परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, गर्ल परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से क्या है कि पॉपुलेशन में मेल डोमिनेंसी बढ़ रही है। तो जब मेल डोमिनेंसी बढ़ेगी, मेल डोमिनेंसी इंक्रीज़ होने पर क्या होगा, आगे हमारा जब फीमेल कम हो जाएंगी तो हमारी क्या है, किसी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जब फीमेल्स कम होंगी तो वहाँ पर मेल्स को बेसिकली एज अ स्टैचू एक्ट करेंगी, क्योंकि फीमेल्स जब तक नहीं होंगी तब तक किसी भी स्पेसिफिक स्पीशीज़ को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे इलीगल फॉर्मेट में यूज़ किया जाने लगा। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब एमटीपी को लीगल किया 1971 में, तो उसने सर्टेन रूल्स बना दिए। उन्होंने कहा कि आपको ये रूल्स को कहीं ना कहीं कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप क्या है कि एमटीपी को लीगल फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर हम एमटीपी के इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे पास एमटीपी के इम्पोर्टेंस है कि हम इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन को, मेरे टर्म को याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसके लिए गवर्नमेंट ने बता दिया है एक सर्टेन रूल। क्या रूल बना दिया है, मैं बता रही हूँ आपको, कि 4 to 6 वीक्स के अंदर अगर कोई वुमेन अबॉर्शन के लिए जाती है तो वो लीगल माना जाएगा। ठीक है, लीगल माना जाएगा। अगर 4 to 6 वीक से ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर भी कोई वुमेन या डॉक्टर एमटीपी यानी कि अबॉर्शन करता है तो वो इलीगल कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर एक लाइन ये है कि एमटीपीज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आर सेफ। First trimester is maximum from 1st to 3 months, that is your almost about 4 to 6 weeks. ठीक है, तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो रहा है तो वो एज अ पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। सेकंड जो यहाँ पर मैंने आपको दिया है वो ये दिया है कि आपको अगर प्रेगनेंसी किसी के लिए भी हार्मफुल है, मदर या फीटल चाइल्ड के लिए, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं एमटीपी। नाउअडेज अभी भी एमटीपी बहुत सारी कंट्रीज़ में इलीगल है, जस्ट टू अवॉइड द रेशियो डिफरेंसेस, सेक्स रेशियो डिफरेंसेस को अवॉइड करने के लिए अभी भी क्या है कि हमारा एमटीपी बहुत सी जगहों पर इलीगल है। तो और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि आफ्टर योर सेकेंड मंथ इट्स बिकम रिस्कर। जैसे जैसे फीटस डेवलप करने जाता है वैसे वैसे हमारा अबॉर्शन क्या होता है, रिस्कियर हो जाता है फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ किए हैं तो उसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक वर्ड के बारे में लिखा है, दैट इज़ योर एमिनोसेंटेस। आप लोगों ने एमिनोसेंटेस के बारे में डिस्कस किया है। बेसिकली एमिनोसेंटेस क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम चाइल्ड के अंदर हम जेनेटिक डिफेक्ट्स को डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है,
जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या है, ऐसी कोई जीन्स की वजह से जो डिजीजेज होती हैं वो डेवलपिंग फीटस में पता चल जाती हैं। मतलब जब फीटस डेवलप होता रहता है तभी हमें अगर पेरेंट्स की जीन से कोई डिफेक्ट है तो वो पता चल जाता है। तो एमटीपी को भी, एमटीपी की तरीके ही एमिनोसेंटेस को भी पॉजिटिव सेंस के लिए डेवलप किया गया, बट नाउ इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। कैसे? ये एमटीपी हमारे लिए ये काम करता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो लोग क्या करते हैं कि एमिनोसेंटेस को यूज़ करके आपका सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं फीटस का, और जिसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, फीमेल फीटिसाइड यानी कि फीटस गर्ल चाइल्ड डेथ बहुत बढ़ जा रही, जिसकी वजह से क्या है, मेल चाइल्ड परसेंटेज बढ़ जा रही। मैंने अभी ये पॉइंट बताया था कि अगर मेल चाइल्ड परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी तो किसी भी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि फीमेल एक सर्टेन लिमिटेड काउंट्स में ही रह जाएंगी, राइट। तो इस वजह से और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जो कि बढ़ सकते हैं। इस वजह से अभी सर्टेन लीगल एज में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी को लीगल कर दिया है। लीगल इन द सेंस, मैं लीगल की बात कर रही हूँ, तो लीगल इन द सेंस हुआ है कि अब फीमेल्स हैव ऑल्सो राइट कि वो एमटीपी को प्रेफर कर सकती हैं, राइट। क्योंकि पहली फैमिलीज़ को अडॉप्शन दिया गया था इस चीज़ का कि कोई भी फैमिली है, कोई फीमेल अकेले एमटीपी के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी को फीमेल राइट भी कंसीडर किया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की वजह से तरफ, बेसिकली जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं? बेसिकली एसटीडीज़ के बारे में हम लोग को बहुत नॉलेज तो नहीं है, अभी भी बहुत सी ऐसी परसेंटेज है जिसे एसटीडी के बारे में नहीं पता है। तो एसटीडी बेसिकली एसटीडी होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यहाँ पर आपको नाम से कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं। बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट दिया है, विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और इंटरकोर्स इज कॉल्ड एसटीडी, ठीक है। तो इसको बहुत सारे नेम से जाना जाता है, जैसे वर्नियल डिजीजेस, वीडी भी जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो उनके, क्योंकि जनरल एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं एंड आपने जनरली यूज़ किए होंगे ये टर्म्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर। तो इस सेंस में अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स बताऊं, तो पहला एग्जाम्पल होता है आपका एड्स का, ठीक है। एड्स इज़ ऑल्सो योर बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब एड्स के बाद आपने एक और डिजीज़ का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी आपका सेक्सुअली इन कॉन्टैक्ट से बेसिकली फैलता है, ठीक है। और जो है वो जेनाइटल वार्ड्स होता है। जेनाइटल वार्ड्स क्या होता है? जेनाइटल एरिया आपको पता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एरिया को बोला जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको एक दो एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखने होंगे। तो बेसिकली एसटीडीज़ क्या है कि ये ऐसी डिजीज़ेज हैं जो कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। तो बेसिकली इसका कॉज क्या है? हमें जनरली पता है कि एड्स जो है हमें पता है किससे फैलता है, HIV वायरस से। तो सिर्फ एड्स ही नहीं, राइट, नॉट ओनली एड्स, अपार्ट फ्रॉम एड्स बहुत सारी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज हैं जो कि HIV वायरस से फैलती हैं मैक्सिमम ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी है, ये भी HIV वायरस है जिसकी वजह से होता है। एड्स आपका HIV वायरस से होता ही है। आपका जेनाइटल वार्ड्स का भी कहीं ना कहीं एसोसिएशन होता है HIV से। तो HIV इज़ बेसिकली योर कॉमन कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और दिया है कि हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शंस, सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं, एक एक पॉइंट करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि किन से फैल सकता है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये फैल सकते हैं आप जब हॉस्पिटल्स में अगर इन्फेक्शियस इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब अगर कोई इक्विपमेंट है वो इन्फेक्टेड पर्सन से यूज़ किया गया है या फिर किसी भी पर्सन से, अब तो ये आपके नॉर्म बन चुका है, एक लॉ बन चुका है कि इस चीज़ का कि बेसिकली अगर कोई भी इक्विपमेंट एक बार यूज़ किया जा रहा है,
ठीक है। एक बार अगर वन टाइम यूसेज वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, या तो आप उन्हें यूज़ करो, या फिर आपको यूज़ करना होता है एक टाइम में आप एक इक्विपमेंट यूज़ करते हो और देन उसे स्टरलाइज किया जाता है, जिससे कि जो भी माइक्रोब्स वायरसेस हैं वो क्या हो सकें, रिमूव हो सकें उस इक्विपमेंट से। तो इसी तरीके से जो भी इंजेक्शन हमें आजकल यूज़ किए जाते हैं सिरिंजेस, दे आर वन टाइम सिरिंज। तो आप अगर कहीं पे भी हॉस्पिटल में जा रहे हो और आप देख रहे हो कि एक ही सिरिंज यूज़ की जा रही हो, तो यू कैन रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट केस, राइट, क्योंकि वन टाइम यूसेज वाले ही इक्विपमेंट्स आजकल हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर किसी इन्फेक्टेड या फिर अननोन पर्सन से ब्लड लिया जाता है तो उसके थ्रू भी वायरसेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपका पूरी मेडिकल हिस्ट्री उस पेशेंट की चेक की जाती है जो कि क्या है, ब्लड दे रहा है, राइट। तो बट बहुत से केसेस में इसे इग्नोर किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है किस पर्सन के लिए जिसके लिए वो ब्लड लिया जा रहा है, या फिर जो भी पर्सन वो ब्लड यूज़ करेगा। जो सेकेंड और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मदर से फीटस में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस केस में भी मदर का टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पर चेकअप होता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि उसके HIV से रिलेटेड कोई इशू उस मदर के अंदर है या नहीं है। बिफोर वुमेन कंसीव्स शी शुड गेट अ मेडिकल चेकअप ऑफ HIV वायरसेस एंड एड्स, राइट। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हैरप्स एंड HIV इन्फेक्शंस, इन सारी डिजीज़ को अगर हम छोड़ दें तो STDs के जो भी अदर डिजीज़ हैं वो क्योरेबल हैं अगर उन्हें अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस कर लिया जाए। पर अभी भी ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर ऐसे कोई भी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेसेस नहीं है जिसकी वजह से हम इन्हें अर्ली डिटेक्शन कर सकें, राइट। तो इस वजह से क्या है कि बेसिकली अभी भी STDs जल्दी या फिर बिफोर टाइम नहीं पता की जा सकती हैं। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर है कि कुछ सिम्टम्स की अगर बात करें, कॉमन सिम्टम, वैसे तो कॉमन सिम्टम्स तभी देखने को ये सिम्टम्स दिखते हैं जब टाइम पीरियड काफ़ी एक्सेस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होती है कि फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, इचिंग इन योर लोअर एब्डोमेन, राइट, योर सेक्सुअली एरिया। तो उस एरिया में अगर फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग है, तो ये सारे सिम्टम्स आप STDs के टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं देन यू शुड बेसिकली कंसल्ट योर डॉक्टर, राइट। नथिंग मोर कैन बी सेड अबाउट दिस STD। अब हम नेक्स्टली बात करते हैं कि तो अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो यही सारे सिम्टम्स हैं जो कि कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं। पर अभी भी जैसे मैंने बोला कि अभी भी टेक्नोलॉजीज़ उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई हैं, तो इस वजह से कि मैक्सिमम ऑफ द केसेस अगर ऑब्जर्व हो रहे हैं तो उसमें डेथ ही होती है, क्योंकि प्रोसीजर्स नहीं है जिनसे पहले डिटेक्शन हो सके। यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ वो है कि इनके बेसिकली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर STD किसी भी फीमेल में होती है, नॉट ओनली इन फीमेल, मेल्स में भी अगर ये हो सकता है तो क्या होता है कि इससे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल बर्ड्स का टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो भी फीटस है वो डेथ बॉर्न हो, ठीक है, तो उसे स्टिल बर्ड्स बोलते हैं। तो डेथ का कॉज हो सकती है फीटस में, आपका हो सकता है आप में इनफर्टिलिटी हो जाए, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है स्टेराइल हो जाए। स्टेराइलेशन मीन्स क्या होता है कि व्हेन यू कैन नॉट कंसीव और यू डोंट हैव प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन योर बॉडी और स्पर्म्स इन योर बॉडी, तो वो इनफर्टिलिटी होती है आपको। या फिर एक कंडीशन और देखने को मिल सकती है जिसमें आपको क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका क्या है, STDs की वजह से आपकी बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो STDs जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए थ्रेट का काम करती हैं, एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आज तक अभी तक क्योर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर फीमेल या मेल की बॉडी डिफरेंट होती है अलग, और फीमेल और मेल से। तो इस वजह से मेडिसिन्स में जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा है, बट अब धीरे धीरे इसके में भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनके ऊपर रिसर्च कंटिन्यूस लास्ट 20 ईयर्स से चल रहा है, ठीक है। 20 ईयर्स का टाइम पीरियड बिल्कुल भी कम नहीं होता है, एंड आई थिंक कि ये जल्दी ही ये
जो मेडिसिन है एसटीडीज़ की वो फुली डेवलप्ड हो जाएंगी। और जिस तरीके से पोलियो को हमारी पूरी वर्ल्ड से रिमूव कर दिया गया, जो कि एक थ्रेट का काम कर रहा था एक सेंचुरी में, उसी तरीके से एसटीडीज़ भी एक टाइम पीरियड बाद पूरी तरीके से रिमूव हो सकती हैं। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि आप को लेना पड़ेगा अगर आप एसटीडीज़ को अवॉइड करना चाहते हो या फिर एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करना चाहते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें दिया गया है, दैट यू शुड अवॉइड द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अननोन पर्सन और मल्टीपल पार्टनर्स। सो अननोन पर्सन, बेसिकली यहाँ पर अननोन का मतलब क्या है? अननोन मतलब है जिसकी ऐसा पर्सन जिसकी आपको मेडिकल हिस्ट्री ना पता हो, ठीक है, जिसकी आपको मेडिकल हिस्ट्री ना पता हो, ऐसा पर्सन। मल्टीपल पार्टनर्स, आपको पता है कि मोर देन 2 पीपल एट अ टाइम। तो इनसे क्या होता है कि आपको नहीं पता है अननोन पर्सन जो है आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो मे बी ही और शी इज़ समवेयर एसोसिएटेड विद द वायरसेस ऑफ एसटीडीज़, आपको नहीं पता है, हो भी सकता है। मल्टीपल पार्टनर से भी आपको नहीं पता है कि विच पार्टनर इज सफरिंग फ्रॉम विच काइंड ऑफ डिजीज़, तो ये भी एक इशू है एसटीडीज़ के फैलने का। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में मल्टीपल पार्टनर इशू होता है एसटीडीज़ फैलने का, ठीक है। एंड यूसेज ऑफ बेसिकली योर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडीज़, ठीक है। तो इस तरीके से एसटीडीज़ प्रिवेंट करने का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक बहुत ही यूज़फुल वे हो सकता है अवॉइड करने का, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है कि आपको जो भी सिम्टम्स हैं एसटीडीज़ के वो दिखाई पड़ रहे हैं, तो यू शुड विदाउट हेजिटेशन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है, बट जो डॉक्टर्स हैं वो दे आर एजुकेटेड अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो उस चीज़ में डिटेक्शन से हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर्स न्यू द माइन्यूट एंड द मेजर थिंग दैट कैन हैपन टू यू एट दैट कंडीशन। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से पहला और दूसरा पॉइंट बहुत इफेक्टिव हो सकता है, अवॉइडिंग द रिलेशनशिप विद अननोन पर्सन और मल्टीपल पार्टनर्स अलॉन्ग विद द यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है इनफर्टिलिटी। अभी मैंने इनफर्टिलिटी की बात की थी। इनफर्टिलिटी बेसिकली क्या होता है कि इनफर्टिलिटी होता है कि हम वी हैव inability to produce child, right, in spite of unprotected cohabitation of sexual relationship। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी में कोई कंडीशन बन जाता है जिसमें हम बेसिकली फीटस डेवलपमेंट ना हो पाए बॉडी में। तो इसके लिए क्या है कि रीजंस कुड बी योर फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखने के लिए है वो ये है कि दैट ओनली फीमेल पार्टनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेल एंड फीमेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन इक्वली, ठीक है, क्योंकि मेल की बॉडी से ही एसोसिएशन होता है फीमेल की बॉडी का। तो इस वजह से मेल एंड फीमेल बोथ हैव 50% ऑफ एसोसिएशन इन इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो कोई भी फीमेल एंड मेल कपल है तो उसके लिए ये कंडीशन अवॉइड की जा सकती है कि इनफर्टिलिटी इज़ ओनली ड्यू टू फीमेल्स हार्मोनल चेंजेस ऑफ फीमेल्स बॉडी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने ये क्या है कि पॉइंट इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आज के तरीके में यूज़ किए जा रहे हैं इन फॉर द पीपल हु आर इनफर्टाइल। तो ऐसे पीपल्स, ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, आर्ट इन शॉर्ट। तो हम इनफर्टाइल कपल के लिए इन आर्ट प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि उन कपल्स को भी बेसिकली फीटल डेवलपमेंट के साथ दे कैन ऑल्सो हैव दियर होल हैप्पी फैमिली ऑफ अ चाइल्ड, राइट। तो इसमें कुछ बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, योर 6 पॉइंट्स और द 6 टेक्निक्स विच आर इंक्लूडेड हियर। सो दे आर एज फॉलोज। सबसे पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में सबने सुना होगा, आईवीएफ कंडीशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपका मेल की बॉडी से और फीमेल की बॉडी से गैमीट निकाल कर बाहर, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है।
और जब उन्हें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करवाया जाता है तो वहाँ पर जाइगोट बनता है। तो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट को फर्टिलाइज्ड कंडीशन में यानी कि ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहाँ उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और उसका डेवलपमेंट हो सके। तो सर्टेन टाइम के लिए उसे बॉडी से बाहर रखा जाता है और उसके बाद उसे फीमेल की बॉडी में यानी यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो बेसिकली आईवीएफ की टेक्नोलॉजी क्या है कि हमारी मेल की बॉडी से गैमेट लिया जाता है, मेल से आपका गैमेट लिया जाता है, फीमेल से गैमेट लिया जाता है। इन दोनों गैमेट्स को बाहरी कंडीशन में फ्यूज़ करवाया जाता है यानी फर्टिलाइज करवाया जाता है। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से आपका क्या बनता है, बाहर आपका फीमेल की बॉडी के बाहर ही जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट को कुछ टाइम के लिए बॉडी से बाहर रखा जाता है और उसके बाद उस जाइगोट को फीमेल की बॉडी में यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही जाइगोट यूट्रस में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो इम्प्लांट कर जाता है। एक कंडीशन जो यहाँ पर दी होती है वो ये है कि ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो उस टाइम पर होना चाहिए जिस टाइम पर आपका यूट्रस पूरी तरीके से प्रिपेयर होता है बिफोर योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आईवीएफ का। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दैट इज जाइगोस इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, दैट इज़ योर जिफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है आपका अर्लियो एम्ब्रायो स्टेज, अर्लियो एम्ब्रायो स्टेज क्या है कि 8 ब्लास्टोमर कंडीशन में क्या होता है कि 8 ब्लास्टोमर कंडीशन से पहले ही उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ से वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होकर अपने आप आता है यूट्रस में और देन वहाँ पर वो इम्प्लांट करता है। मतलब कि यहाँ पर जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र में क्या हुआ कि जो जाइगोट बना है आपका उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब से देन वो ट्रांसफ़र कर कर आपका कहाँ पर पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है। और देन वहाँ पर यूट्रस में वहाँ उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़। सो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रखनी है याद, वो ये है कि यहाँ पर आपका इम्प्लांटेशन खुद से हो रहा है। क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन जो हो रहा है वो खुद से हो रहा है। ठीक है, सेल्फ। और वहीं आपका आईवीएफ में क्या था कि हम डायरेक्ट उसे यूट्रस में डाल रहे थे। तो जाइगोट जब डायरेक्ट यूट्रस में गया तो वहाँ पर वो इम्प्लांट हो गया क्योंकि हमने डायरेक्ट उसे वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफ़र। ठीक है, इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफ़र क्या होता है, इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफ़र बेसिकली होता है कि जब 8 ब्लास्टोमर की कंडीशन बन जाती है तो हम उसे डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 8 ब्लास्टोमर की कंडीशन जैसे ही बनती है एग में, 8 ब्लास्टोमर कंडीशन आपको पता ही है क्या होती है, 8 ब्लास्टोमर कंडीशन जैसे ही होती है यूट्रस में वैसे ही हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। तो जैसे ही 8 ब्लास्टोमर कंडीशन होती है वहाँ पर उसे यूट्रस में डाल दिया जाता है और वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफ़र, क्योंकि हमने यूट्रस में डायरेक्ट उसे डाल दिया है। अब हमारे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम एम्ब्रायो को लेबोरेटरी में बनाते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली एक ओवा होता है। ठीक है, यह आपका ओवा है, 1 मिनट। सो आपका ओवा में स्पर्म को डायरेक्टली लेबोरेटरी कंडीशन में लैब्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। 1 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इसे डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में बेसिकली इसे कब किया जाता है, ये कंडीशन तब होती है जब मेल्स में स्पर्म काउंट कम होता है। क्या होता है, स्पर्म काउंट कम होता है। तो इस प्रोसेस को किया जाता है कि लैब के अंदर जाइगोट यानी कि एग में स्पर्म को फ्यूज़ करवा दिया जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन। इसके बाद आपका जो जाइगोट बनता है उसे डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में या डाल दिया जाता है या फिर इसको डाल दिया जाता है आपका यूट्रस में। लास्ट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंडीशन। ठीक है, सो इंसेमिनेशन कंडीशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, पर अभी भी इंडिया में इसे लोग ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि ये महंगा भी है और साथ ही में लोग इसे जेनेटिक भी नहीं मानते हैं। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि ये भी क्या है बेसिकली तब प्रेफर की जाती है जब स्पर्म काउंट कम होता है। किसमें? मेल में। जब स्पर्म काउंट कम होता है तो ये कंडीशन होती है। अब हम इस कंडीशन की अगर बात करें कि बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सीमेन होता है उसे कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या फिर किसी हेल्दी डोनर से। ठीक है, और उसे आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है और फिर वो जो भी इसमें स्पर्म होता है वो नेचुरल प्रोसीजर आगे जैसा होता है रिप्रोडक्टिव स्केल का, तो वैसे ही वो इसमें से स्पर्म्स आपका फीमेल के एग से फ्यूज़ करते हैं एंड देन जाइगोट बनाते हैं। आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि सीमेन को डोनर से या फिर हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे फीमेल की वजाइना में क्या किया जाता है? इंड्यूस करवाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पर जब वो स्पर्म्स आपके एग के पास रीच करती हैं वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि फ्यूजन होता है, दैट इज़ अ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है, 2 सेल ब्लास्टोमर कंडीशन, 4 सेल, 8 सेल जो आगे का प्रोसीजर होता है वो नॉर्मली होता है। तो इसमें 2 कंडीशंस मैंने बताई हैं आपके जो कि मेल के लिए होता है, दैट इज़ योर इंट्रासेलुलर प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड नेक्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब होगा? जब मेल में स्पर्म कम होंगे। ठीक है, मेल स्पर्म्स कम होंगे तब ये कंडीशन होगी और बाकी के ऊपर के जो चारों थे वो आपके फीमेल्स के लिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसमें से लोग ज़्यादा प्रेफर कौन सा करते हैं। इसमें से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है IVF टेक्निक को, क्योंकि ये एक बेसिकली अब तो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड हो गया है। इट इज़ लिटिल चीपर दैन दीज ऑल टेक्निक्स एज वेल एज लोगों का बिलीव ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जेनेटिक भी सेम प्रोसीजर ही होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। पहला है सरोगेसी प्रोसेस। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ लीगल अडॉप्शन। सरोगेसी प्रोसेस को अभी इंडिया में इतना लीगल नहीं किया गया है क्योंकि इससे एक बेसिकली इसे क्या कहा गया कि एक इलीगल प्रोसीजर किया गया क्योंकि लोग इसे इलीगल तरीके से भी यूज़ करते हैं। इलीगल तरीके से कैसे यूज़ करते हैं? इसमें फीमेल्स को दे आर फोर्स टू बिकम अ सरोगेट मदर, तो इस वजह से और जब भी बच्चे को उस सरोगेट मदर से ले लिया जाता है देन देयर इज़ इमोशनल डैमेज फॉर वुमेन्स ऑल्सो। तो इस वजह से अभी इसे इंडिया में इलीगल माना गया है, बट बहुत सारी कंट्रीज, मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव गिवन दिस सरोगेसी प्रोसेस एज अ लीगल राइट। रिसेंटली आपने सुना होगा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की न्यूज़ दैट प्रियंका चोपड़ा हैज़ बिकम मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाया सरोगेसी। तो सरोगेसी इज़ लीगल इन केसेस, बट इंडिया में अभी ये लीगल नहीं है। लीगल अडॉप्शन भी लोग प्रेफर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वन गुड मेथड। लीगल अडॉप्शन इज़ बेसिकली इसलिए गुड मेथड है क्योंकि इससे जो बच्चे हैं जो कि अभी बेसिकली जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर जो कि इकोनॉमिकली वीक थे और उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, तो उस तरीके से वहाँ पर लीगल प्रोसीजर से आप उन बच्चों को भी उन बच्चों की लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से लीगल अडॉप्शन एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है फॉर इनफर्टाइल कपल्स। बट द रीज़न इज़ कि अभी भी इंडिया उतना डेवलप नहीं है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बट द मेंटालिटी डिफरेंस इज स्टिल ऑफ 90s। ठीक है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर अभी भी इसमें आपको कोई डाउट है सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्विंग योर डाउट्स। अब हम इस चैप्टर से जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के बैक साइड क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली हम उनके
क्वेश्चंस भी आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के हम आंसर डिस्कस करेंगे, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Stay tuned for the next video, guys, and if you like the video, hit the like button and do share with your friends so that they can also take the benefit. And take care. See you soon in the next video.